नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत और ईरान के बीच कृषि एवं कृषि व्यापार से संबंधित विषयों पर द्विपक्षीय चर्चा। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही ने कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात। कहा, दोनों देश इस दिशा में छुएंगे नई ऊंचाइयां। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कृषि भवन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात। ओडिशा में किसानों की समस्याओं और उसके निराकरण से संबंधित विषयों पर की चर्चा। तोमर ने कहा कि बीमा क्लेम के निस्तारण पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीकों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान में होगा कृषि स्टार्टअप किसान मेले का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर ये कृषि स्टार्टअप मेले जनवरी में कोटा से होंगे शुरू। बिरला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ की बैठक। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बाजरा पर केंद्रित एक मेगा फूड इवेंट आयोजित करने का दिया प्रस्ताव। बाजरा के स्वास्थ्य लाभों के कारण न्यूट्री अनाज को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने की योजना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किया है घोषित। और आइए अब नजर डालते हैं विस्तार से खबरों पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही ने कृषि भवन नई दिल्ली में बैठक की। इस दौरान दोनों देशों में कृषि एवं कृषि व्यापार से संबंधित विषयों पर द्विपक्षीय चर्चा की गई। दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कृषि भवन नई दिल्ली में मुलाकात कर ओडिशा में किसानों की समस्याओं और उसके निराकरण से संबंधित विषयों पर चर्चा की। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वार्ता के क्रम में ओडिशा राज्य में विवादित बीमा इकाइयों के बीमा क्लेम के निस्तारण की प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित कंपनी द्वारा बरगढ़ जिले के झरबंदा, पद्मपुर और पैकमल ब्लॉक में दिए जाने वाले बीमा क्लेम का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में किसानों के हित को सर्वोपरि बनाते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीकों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान में कृषि स्टार्टअप किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर ये कृषि स्टार्टअप मेले जनवरी में कोटा से शुरू होंगे। बिरला ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और केंद्रीय व राज्य के कृषि विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। संसद भवन परिसर में आयोजित बैठक में बिरला ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। कोरोना महामारी जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में किसानों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। हम चाहते हैं कि किसान आगे बढ़ें। किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। इसके लिए आवश्यक है कि किसानों को कृषि की नई तकनीकों से जोड़ा जाए ताकि वे कम संसाधनों में कम क्षेत्र में अधिक उपज प्राप्त कर सकें। इससे आप अपनी उपज का मूल्य जोड़कर उससे अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। बिरला ने कहा कि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप इस दिशा में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। हाल ही में दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट में आयोजित मेले में आए कई स्टार्टअप्स के उत्पाद और सेवाएं प्रभावशाली रहीं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि राजस्थान के किसान भी इन उत्पादों को देखें, समझें और इस्तेमाल करें। किसानों को इनसे जोड़ने के लिए राजस्थान में कृषि स्टार्टअप मेले आयोजित किए जाएं। तोमर ने बिरला के विचार की सराहना करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय को अधिकारियों को इसके लिए तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये विचार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का है, इसलिए इसकी शुरुआत भी उनके संसदीय क्षेत्र कोटा से होनी चाहिए। आयोजन की तैयारियां इस तरह से की जाएं कि कृषि क्षेत्र में आने वाली नई तकनीक और शोध को किसानों को दिखाया और समझाया जा सके। बैठक में फसल बीमा योजना पर भी चर्चा हुई। बिरला ने कहा कि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी किसानों को फसल बीमा का लाभ मिले। इसके लिए केंद्र व राज्य के अधिकारी मिलकर फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में आ रही विसंगतियों को दूर करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्टार्टअप के साथ साथ किसानों को कृषि प्रसंस्करण के महत्व के बारे में भी बताया जाएगा। इसके साथ ही जैव उर्वरक कंपनियों, बीज कंपनियों और कृषि क्षेत्र से जुड़ी अन्य कंपनियों को वहां लाया जाए ताकि किसान उनसे सीधे संवाद कर सकें।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर बनने और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पूरी क्षमता से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की ओर बढ़ावा दे रहा है। इस संदर्भ में कई कदम उठाए गए हैं, जिनसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शामिल है, ताकि कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जा सके, विनिर्माण में वृद्धि हो सके, जिससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे और साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, जिसके बाद संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है, ताकि दुनिया भर में पौष्टिक बाजरा के लिए जागरूकता पैदा करने और जलवायु में सुधार की दिशा में काम करने के लिए सभी हितधारकों को प्रेरित किया जा सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बाजरे पर केंद्रित एक मेगा फूड इवेंट आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि सभी संबंधित हितधारकों को उपलब्ध अवसरों का पता चल सके और हितधारकों को संगठित किया जा सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बाजरा के स्वास्थ्य लाभों के कारण न्यूट्री अनाज को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने की योजना भी बना रहा है। इसके लिए मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अभियानों, एक्सपो, भोजन त्योहारों और अनुसंधान सहयोग के आयोजन की सिफारिश की है। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में डैनिश वस्त्र शिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत की समृद्ध परंपरा और रीति रिवाजों के बारे में बात करते हुए मीनाक्षी लेखी ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक बाजार में देश के कपड़ा क्षेत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय कपड़ों और कारीगरों के पारंपरिक तरीकों पर शोध किया जा सकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेहतर विपणन के लिए स्थायी तरीकों का उपयोग करते हुए भारतीय कपड़ों को फिर से बनाने का सुझाव दिया। 3 महीने तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का समापन 16 फरवरी 2023 को होगा। भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रीडी सावने ने कहा कि भारत में कई संस्कृतियां हैं और ये सबसे अच्छी जीवित सभ्यता है। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि कैसे भारत ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को अक्षुण्ण रखा है, जो कारीगरों के काम में परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय कपड़े और वस्त्रों ने मानवता को आकार दिया है। 200 से अधिक वर्षों के दौरान डैनिश डिजाइनरों और कलाकारों पर भारतीय परंपरा का गहरा प्रतिबिंब है। वहां व्यापारियों के जहाजों पर डेनमार्क में भारतीय बुनाई के नमूने भी शामिल हैं। प्रदर्शनी में डैनिश वस्त्र कलाकारों और डिजाइनरों के 13 उदाहरण प्रदर्शित किए गए हैं, जो 1930 के दशक से लेकर आज तक काम कर रहे हैं। और अक्टूबर में 3 लाख रुपए का मुनाफा होता है। टमाटर की खेती से कई बेरोजगार मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है। मैं टमाटर का उत्पादन करता हूं और इसको एक्सपोर्ट भी करता हूं। यूपी का जिला में भेजते हैं, बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद वगैरह तक हम भेजते हैं अपना टमाटर। और यह टमाटर से इस एरिया का लेबर खास करके बहुत ज़्यादा मतलब जीता है। मेन लेबर को फायदा है। एक किसान हैं और खेतीबाड़ी पर भी आश्रित हैं। हम लोग का मुख्य फसल टमाटर और धान है और टमाटर से बहुत अच्छा इनकम हो जाता है, जिससे हमारा घर का गुजारा चलता है। बच्चे को बाहर में पढ़ाते लिखाते हैं, हर तरह का सुख सुविधा जो भी घर का है सारा खर्चा टमाटर से चला लेते हैं। इस बार टमाटर का खेती बहुत हुआ है, हम लोग का रोजगार मिला है। ये रोजगार से हम लोग का घर परिवार सबको चल रहा है। इधर चतरा जिले के कृषि पदाधिकारी का मानना है कि आकांक्षी जिला होने के बाद से यहाँ के किसानों में कृषि के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र क्षेत्र के किसानों को मदद और प्रोत्साहन दे रहा है, जिससे वे खेती बाड़ी को नया आयाम दे रहे हैं। आप संपर्क किए कृषि विभाग से कि सर हमको खेत है, हम कुछ खेती करना चाहते हैं। उन्होंने मिर्चा की खेती की, टमाटर की खेती की और अभी आप देख रहे हैं इस खेत में कि टमाटर एवं मिर्ची की खेती की जा रही है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी किसान हैं, अगर उनको कोई भी ट्रेनिंग चाहिए या कोई भी आवश्यकता हो, जो कृषि विभाग देने के लिए उनको तत्पर है। चतरा को आकांक्षी जिला घोषित किए जाने के बाद यहाँ स्पष्ट तौर पर कृषि क्षेत्र को इससे संबल मिला है।
कल तक पटवन के अभाव में जो किसान बारिश की आस में सर उठाए आकाश की ओर देखा करते थे, वे अब आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बदौलत धरती को सींचकर उसमें सोना उगाकर शान से सर उठाकर जी रहे हैं। ये है असल कृषि विकास और किसान कल्याण। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 के लिए रबी मक्का का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 28,000 हेक्टेयर आगे है। 11 नवंबर तक रबी मक्का की बुआई 2,50,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मक्का की खेती 2,22,000 हेक्टेयर में हुई थी। वहीं बात मक्का की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 15 नवंबर को मक्का का भाव रहा 2,000 रुपए। 16 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,000 रुपए पर बना रहा। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 नवंबर को मक्का का भाव था 2,000 रुपए। 16 नवंबर को इसके सौदे 17 रुपए चढ़कर 2,017 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही शिमोगा मंडी में 15 नवंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2,150 रुपए। 16 नवंबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 2,050 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में देसी लाल मक्का के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 15 नवंबर को मक्का का भाव था 1,810 रुपए। 16 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,800 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में मंगलवार को मक्का का भाव रहा 2,250 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,270 रुपए पर। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में करीब 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो गुजरात की चोटीला, राजकोट और ध्रोल मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में कपास के भाव में नरमी देखने को मिली। वहीं विजयनगर मंडी की बात करें तो यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की चोटीला मंडी में 15 नवंबर को कपास का भाव रहा 8,500 रुपए। 16 नवंबर को यहां कपास के भाव में 250 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 8,750 रुपए पर। राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 नवंबर को कपास का भाव था 9,300 रुपए। 16 नवंबर को इसके सौदे 150 रुपए मजबूत होकर 9,450 रुपए पर हुए। ध्रोल मंडी में 15 नवंबर को कपास का भाव था 9,000 रुपए। 16 नवंबर को इसके सौदों में 10 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव 9,010 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 15 नवंबर को कपास का भाव रहा 9,225 रुपए। 16 नवंबर को इसके भाव में 275 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 8,950 रुपए हो गया। विजयनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 नवंबर को कपास 8,950 रुपए पर बिकी। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 29,87,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है।
कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,41,90,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में इंडोनेशिया के बाली में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भारत की धाक जमाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। कल रात प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे। G20 शिखर सम्मेलन की अगली बैठक 2023 में दिल्ली में होगी। केंद्र सरकार अपने पेंशन धारकों की समस्याओं के निराकरण के लिए देश भर में कई स्थानों पर विशेष शिविरों का आयोजन कर रही है। इसी संदर्भ में पंजाब के जालंधर शहर में भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया गया।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि अब विमान यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोरोना संक्रमण में कमी के बावजूद यात्रियों को इसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर किसी प्रकार के जुर्माने या दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख उद्घोषणा में नहीं होगा। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अब भी खराब श्रेणी में है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 249 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रहेगी। केरल के सबरीमाला मंदिर में वार्षिक मंडलम मकर विलक्कू तीर्थ यात्रा शुरू। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। कोविड-19 प्रतिबंधों के हटने के बाद भगवान अयप्पा मंदिर के द्वार खोले गए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मैसूर नगर निगम को विवादास्पद गुंबद के आकार के बस शेल्टर को हटाने के लिए नोटिस जारी किया। ढांचे को हटाने के लिए उसे 1 सप्ताह का समय दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सतत विकास हेतु हिमालय का भूविज्ञान पर फेडरेशन ऑफ इंडियन जियो साइंसेज एसोसिएशन के 3रे त्रिवार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। संघीय संसद के 275 सदस्यों और 7 प्रांतीय विधानसभाओं की 550 सीटों के चुनाव के लिए संघीय और प्रांतीय चुनाव के लिए नेपाल में 20 नवंबर 2022 को चुनाव निर्धारित किए गए हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों के तहत